नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाल ब्रिगेड संगठन के खांदा कॉलोनी अध्यक्ष भीमराव पवार का मनाया गया 37वां जन्मदिन। विधायक विवेक पाटिल, जयम म्हात्रे, बालाराम पाटिल आदि ने दी जन्मदिन की बधाइयां। प्यार और ममता के बीच हुई अनोखी जंग, बेटी के प्यार के आगे बेबस हुई मां की ममता। किसी भी पूर्व सूचना के एमएमआरडी ने शुरू किया भू परीक्षण, चिंचोली ग्राम वासियों ने जताया कड़ा विरोध। और महज 7 दिन की बच्ची को लावारिस छोड़कर नदारद हुई बेरहम मां, खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ दिया मासूम कली को। शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत खांदा कॉलोनी लाल ब्रिगेड संगठन के अध्यक्ष भीमराव पवार का 37वां जन्मदिन बुधवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं श्री पवार के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत खांदा कॉलोनी लाल ब्रिगेड संगठन के अध्यक्ष तथा पश्चिम महाराष्ट्र सामाजिक संस्था के अध्यक्ष भीमराव पवार के 36वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम का आयोजन खांदा कॉलोनी में बुधवार को किया गया था। इस कार्यक्रम में भीमराव पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, शेका पक्ष के पनवेल शहर सचिव नितिन पाटिल, शहर संगठक तथा प्रवक्ता मल्लीनाथ गायकवाड़, नगर सेवक मनोहर म्हात्रे, पूर्व नगर सेवक रमेश नाइक, खांदा कॉलोनी अध्यक्ष संजय भोपी, पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल कोली, खांदा कॉलोनी शिवसेना शहर प्रमुख लीलाधर भोईर आदि गणमान्य सहित शेका पक्ष शिवसेना के पदाधिकारी तथा भीमराव पवार के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हर जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रामाणिकता से प्रयत्न करने वाले भीमराव पवार ने खांदा कॉलोनी की जनता का हर सुख दुख में साथ दिया है और इसीलिए उन्होंने यहां की जनता के मन में अपना घर बना लिया है। इन शब्दों में बालाराम पाटिल ने भीमराव पवार को शुभकामनाएं दी। मनापासून भीमराव पवार यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि या शुभेच्छा देत असतानाच भविष्यामध्ये भीमराव पवारांची ही धडपड अशीच वर्धिष्णू होऊन त्याच्या हातून आजपर्यंत घडलेल्या कामांपेक्षाही मोठी कामं घडोत अशा पद्धतीच्या शुभेच्छाही त्याला देतो। एक अतिशय चांगला कार्यकर्ता, सातत्यानं प्रयत्नवादी असणारा हा कार्यकर्ता, पोलीस स्टेशनचं काम असो, त्या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयाशी संबंधित काम असो, विकास कामाच्या संदर्भातले कुठलेही प्रयत्न असो, या साऱ्यामध्ये सिडकोच्या विरुद्धचे आंदोलन असोत, एमएससीबी विरुद्धचे आंदोलन असोत, सर्वसामान्य माणसाला नाडणाऱ्या आणि अक्षरशः नागवून त्यांच्याकडून पैसे घेणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या संदर्भात केलेले आंदोलन असो, या साऱ्या ठिकाणी अतिशय मन लावून जिद्दीनं, निष्ठेनं, चिकाटीनं काम करणारा हा कार्यकर्ता निश्चितपणानं तुम्हा आम्हा सर्वांच्या मनामध्ये ठसलेला आहे। साऱ्यांच्या घरापैकी एक झालेला आहे, साऱ्यांची आपुलकी मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे। आपण सारे जण या ठिकाणी त्याचा अभिष्ट चिंतन करण्यासाठी, त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित राहिलो, याचाच अर्थ आपण सारी जण भीमराव पवारांच्या प्रेमात पडलेलो आहोत। मनापासून आपणा साऱ्यांच्याच वतीनं भीमराव पवार यांना दीर्घायुष्य चिंततो, भविष्यामध्ये हे त्याच्या हातून अशीच चांगली कामं होत अशा पद्धतीचा। इस दौरान पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे ने भीमराव पवार को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए कहा कि भीमराव पवार एक क्रियाशील कार्यकर्ता हैं और किसी भी प्रकार के मुआवजे की लालसा मन में न रखकर जनसेवा करने वाला युवा नेता है। भीमराव पवार म्हटलं की नेहमी हसत मुखत चेहरा आणि कुठल्या याला कामाकरता ते नाही बोलणार, काम हो अगर नाही हो, हा मी जातो, हा मी करतो, हा नेहमीच त्याची एक सवय आहे। पण एखादा माणसाचं काम नाही झालं तर त्याला आनंद वाटतो का भीमराव माझ्या सोबत आला होता, अशी एक काम करण्याची अतिशय धडाडी आहे। त्याचा या आजच्या 36व्या वाढदिवशी खरोखर मला असा आनंद होत आहे की कुठल्याही कामामध्ये तो नेहमी पुढे साकारतो, लोकांची कामं करत असतो। आज मी शेका पक्षातर्फे त्याला शुभेच्छा देत असताना इतकंच मी पद असो अगर नसो, काम करायची
अतिशय चांगले. मग एखाद्या माणसाला पद लागतो असंच नाही, पद असलेली माणसं काम करत नाही वगैरे, पण पद नसलेली माणसं काम करतात. त्याच्यातला आमचा भीमराव पवार. वहीं विधायक विवेक पाटिल ने भीमराव पवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भीमराव पवार ने अपने निजी, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में केवल जनता की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया है. शिर्के कॉलोनी की पानी की समस्या को लेकर उन्होंने जो आक्रामकता दिखाई थी उसका मैं खुद गवाह हूँ. ऐसे निर्व्याज मन से काम करने वाले भीमराव पवार ने लोगों के दिल में इतनी मजबूत जगह बना ली है कि उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का तांता इस हॉल में लगा हुआ है. ऐसा प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने किया. सुरुवातीला आपल्या सर्वांच्या वतीनं, माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबियांच्या वतीनं, शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं श्रीयुत पवार यांना मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. आणि या शुभेच्छा देत असताना त्यांना त्यांचं भावी आयुष्य हे सुखसमृद्धीचं, भरभराटीचं जावो, त्यांच्या हस्ते सर्वसामान्य जनतेची जास्तीत जास्त सेवा हो, अशा प्रकारच्या या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहे. मला या ठिकाणी सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की या खांदा कॉलनीमध्ये जे आपले शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत ते सारे जण एक चांगल्या प्रकारचं काम या कॉलनीमध्ये करत असतात. वैयक्तिक भीमराव पवार यांच्या वतीने सांगायचं झालं तर त्यांची माझा ओळख झाली किंवा संबंध झाले ते पण एका सार्वजनिक कामाच्या निमित्तानंच झाले. जेव्हा शिर्के कॉलनीमध्ये हे लोक राहायला आले, शिर्के कॉलनी फार मोठी आणि नळाला पाणी मात्र फार कमी, त्यावेळेस भीमराव पवार मला भेटले, साहेब या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा आणि पाण्याचा फार मोठा प्रश्न आहे, हा आपण कसं तरी सोडवला पाहिजे. आणि सोडवण्याच्या बाबतीत जेव्हा आम्ही शिडकोशी चर्चा केली तेव्हा शिडकोची लाईन काय लवकर होईल असं काय चिन्ह नव्हतं आणि तेवढं पुरेसं पाणी एवढ्या मोठ्या कॉलनीला मिळेल अशी मात्र परिस्थिती त्यावेळेस नव्हती. पण भीमराव पवारांसारखा कार्यकर्ता खचून जाणारा नव्हता, अडचणींवर मात करण्याची हिंमत असणारा कार्यकर्ता भीमराव सारखा असल्यामुळे ते आमच्या मागे लागून त्या ठिकाणी त्यांच्या कॉलनीमध्ये बोरवेल मारून घेतली, त्याच्यावर मोटर पण बसवून घेतली. सुदैवानं पाणी देखील चांगलं लागलं, पिण्यालायक नसलं तर इतर कामाच्या दृष्टीनं योग्य पडेल अशा प्रकारचं पाणी त्या ठिकाणी लागलं आणि त्या कॉलनीतला प्रश्न सोडवण्यासाठी हिरिरीनं भाग घेणारा एक चांगला कार्यकर्ता म्हणून तो माझ्या डोळ्यासमोर आला. इस अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों द्वारा भीमराव पवार को 36वें जन्मदिन की बधाइयां दी गई. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. बृहस्पतिवार को एक बेटी और मां के बीच अनोखी जंग देखने को मिली. एक तरफ थी मां की ममता तो दूसरी तरफ था बेटी का अपना प्यार. मां की ममता और बेटी के प्यार में आखिर जीत किसकी हुई और क्या हुआ इस जंग का, देखते हैं इस खबर के जरिए. आज के दौर में रिश्तों का क्या मूल्य बचा है? क्यों रिश्ते तार तार हो रहे हैं? क्या हम उपभोक्तावादी दौर के शिकार बन गए हैं जहां रिश्तों की कीमत अदा करनी पड़ती है? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के सामने उभर कर आया है. आप सोच रहे होंगे कि भला यह प्रवचन क्यों दिया जा रहा है. बस यही बताने के लिए कि हम आपको एक रिश्ते की दास्तां सुनाना चाहते हैं जहां एक माँ अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जार जार रो रही थी, लेकिन बेटी को माँ के रोने धोने से कोई लेना देना नहीं था. उसे सरोकार था तो बस अपने प्रेमी से, जिसके साथ वह अपना जीवन बसर करना चाहती थी, लेकिन माँ चाहती थी कि वो उसके पास वापस लौट जाए. इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि माँ अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी या बेटी का निर्णय सही था. यह घटना पनवेल तालुका अंतर्गत कोलखे गांव की है, जहां एक उम्रदराज महिला लगातार रोए जा रही थी और लोग तमाशबीन बनकर उसका रोना देख रहे थे, मानो कोई मदारी तमाशे का खेल दिखा रहा हो. हमारे प्रतिनिधि ने यह मंजर देखा और पहुंच गए रोती बिलखती महिला के पास हकीकत जानने के लिए. जब हमारे प्रतिनिधि ने उस महिला से सवाल किया तब उस रोती बिलखती महिला ने क्या कहा, आप भी गौर फरमाइए. हमारा लड़की का चाहिए, लड़की हमारे इधर आया है ना, हम लेके जाएंगे. कौन लड़की लेकर भागा आपका? भागा नहीं, इधर आया है ना, हम लेके उसको जाएंगे. लड़की एक दूसरे से प्यार इधर रिश्ता हो. क्या नाम है आपकी लड़की का? अनीता नाम है.
किसके साथ गई है बताओ? ये होटल वाले ने रखा नहीं दे रहे। होटल वाले ने अपने घर रखा उधर। इधर रखा ना, हम कल लेने आया ना, होटल वाले क्या बोला, जो लड़की तुम्हारा पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो पास रहेगा, क्या मालूम है से। वहीं घटनास्थल पर पीड़ित महिला की बड़ी बेटी पहुंची, जिसने हमारे प्रतिनिधि से बात की। तब उसने क्या कहा ये भी जान लीजिए। वो लड़का उधर काम करती थी। हाँ। काम करते करते से रिश्ते की बात हो गया। अच्छा। हमने बोला हम बिहार की हूँ, आप सोलापुर की है, हमारा समाज में पैसा लगता है, ऐसा शादी नहीं होता। हम 1 मिनट, हाँ। हम समाज माना जाता है। उन्होंने बोला हम 25,000 देने को लिए तैयार हूँ। अच्छा, लड़की के बदले पैसे देना था? हाँ, शादी में उनकी समाज में लगता है। अच्छा। 25,000 देने को लिए तैयार हूँ। मैंने बोला सर 25,000 देगा, हमने 25,000 जाने दो, 10,000 दो, तुम दोनों को शादी हम अपने हाथ से करवा देंगे। हाँ। ऐसा बोला। लड़की ने कुछ ज्यादा परेशान हो गया, उधर झगड़ा हो गया, उन्होंने परेशान हुआ। लड़के ने कब कहा उसे हम पनवेल जाती माँ से मिलने को लिए। लड़के अभी मुझे जो मैं पूछता हूँ वो बताइए, अभी वो लड़की यहीं पर है? हाँ, लड़की इधर आ गया है। लड़की इधर आ गई। इधर आने की बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता, ऐसा गोंगा जैसा हो रही है। कल अब हमने आया, वो लड़की। अभी आप बोलते हो कि वो लड़की आपकी कोई नहीं लगती? हाँ, हमारा बहन लगता है ना। आपका बहन लगता है? मेरे भाई की बेटी है। अभी मैंने उसको बोला चलो, उसे दबाव डाला गया, क्या गया है वो लड़की। चलिए देखते हैं क्या बोलती है। चलिए अभी देख, क्या नाम है उसका? सेठ आ गया। सेठ बोलता हम 10 दिन की बात घर में लड़की भेजूंगा। अच्छा। घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा था और यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कौन सच कह रहा है, किसकी बातें सही हैं और कौन है झूठा। जब तक फरार लड़की नहीं मिल जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक लंबे इंतजार के बाद प्रेमी युगल हमारे प्रतिनिधि के सामने आया और उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया, जिसे सुनकर लड़की की मां के दिल पर क्या गुजरी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि लड़की ने अपनी मां को ठुकराकर अपने प्रेमी के साथ जाना बेहतर समझा। उसने अपनी बहन को यह कहकर धुतकार दिया कि मैं तुम सब के लिए मर चुकी हूँ। वो बार बार दुहाई देती रही कि तेरी वजह से माँ मर जाएगी, पर अनीता अपनी बातों पर अड़िग रही। आप भी देख सकते हैं कि अनीता और उसके प्रेमी ने हमारे प्रतिनिधि को क्या बताया। मैं दीपक से मेरे को रिश्ता हुआ। ओके। सगाई हुआ। हाँ। मेरे को दीपक मेरे को बहुत पसंद हो गया। अच्छा। मेरे को मैं बुढ़े को से मैं बाहर पे नहीं शादी करूंगा, मैं करूंगा तो दीपक से, और ना भी करूंगा तो मैं दीपक से नहीं, दीपक से करेगा मैं रेलवे स्टेशन जाकर मर जाऊंगा। तो अभी जो आपकी जो माँ जो यहाँ पर रो रही है कि मेरी बेटी मुझे चाहिए, लोगों ने किडनैप किया है। किसी को जरूरत नहीं है, मेरे को खाली दीपक अनीता को जरूरत है। आप इसके बस। दीपक जी ये बताइए कि देखिए ये जो बूढ़ी औरत फिलहाल अभी रो के बदहाल हो चुकी है, उनका कहना है कि मेरी बेटी को जबरन पकड़ा गया। जबरदस्ती नहीं है, मैं खुद आया, मेरे को परेशान हो गया, मेरे को परेशान, मैं खाना भी नहीं खाता तो मेरे से पूछ लो। दीपक से मैं परेशान। क्या आप ये बताइए दीपक जी, क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं शादी करूँगा। आपने अभी तक कहीं कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डाला शादी करने के लिए? कहीं शादी किया आपने? नहीं, कोर्ट में डाला, मेरे को तो 2 दिन हुआ। 2 दिन से आपके पास है? मैं 2 दिन के पास हूँ। मेरे को कोर्ट पे शादी किधर भी शादी कर दो, मैं करूँगा। फिलहाल यहाँ माँ की ममता प्यार के सामने लाचार दिखाई दी। लड़की ने अपने प्रेमी के प्यार के सामने माँ के लाड़ प्यार को ठुकरा दिया और वो प्रेमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार एक माँ की ममता की हार हो गई उसके औलाद के सामने। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। करनाला बैंक पर विधायक प्रशांत ठाकुर ने जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया है, जिसका जवाब अब बैंक के ग्राहक ही देने लगे हैं। बृहस्पतिवार को पनवेल के मशहूर व्यापारी हरीश सचदेव ने करनाला बैंक में किसी भी प्रकार का आर्थिक घोटाला न होने की पुष्टि की है। आपण पनवेल मधील एक चांगले उद्योजक आणि असे उद्योजक केवळ पैसा नाही तर समाजहित काम करीत आहात। ते आपण काम हा बिझनेस किती वर्षापासून आपण करता? मी या बिझनेसमध्ये 1985 पासून आहे। हा आमचा वडिलोपार्जित बिझनेस आहे, पण 1985 पासून खूप लहान स्तरावरती हा माझा बिझनेस होता। पण साहेबांबरोबर जेव्हा आमचा संबंध आले, आमदार साहेब, आमदार विवेकानंद पाटील बरोबर जेव्हा आमचे संबंध आले, तेव्हा त्यांनी करनाला बँक स्थापनेच्या वेळेला आम्हाला कल्पना दिली होती का लोकांच्या फायद्यासाठी आणि खालच्या तरांच्या लोकांना मदतीसाठी आम्ही ही योजना राबवित आहोत। तर त्यांच्या या मुलाखत जेव्हा त्यांच्याशी आमची मुलाखत झाली, चर्चा झाली, तेव्हा आम्हाला खूप त्यांच्याकडे एक प्रेरणा शिकायला मिळाली का आज आपण जी करनाला बँक खूप लहानपासून जी सुरुवात झाली ती आज एवढ्या मोठ्या स्तरावरती आज बँक आपली आहे। आणि त्यांनी
बऱ्याच लोकांना, आम्हाला पण 1997 साली आम्ही पण गोडाऊन वगैरे तेव्हा काढण्यासाठी कर्ज वगैरे घेतले होते, तेव्हा जे बँकेने मदत आम्हाला केली होती किंवा बऱ्याच गोष्टी म्हणजे या बँकेकडनं शिकण्यासारख्या होतं. एक प्रेरणास्थान होतं आमचं. आमदार साहेब आमचे एक प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या जो मेहनत आणि लगन आणि विश्वास जो आहे ते त्यांनी सार्थ ठरवलेला आहे सर्व लोकांचा. आणि कर्नाळा बँकेने आम्हाला पण खूप वेळोवेळी मदत केलेली आहे आणि आम्ही बराच काही याच्यातनं शिकून, याच्यातनं आम्ही फायदे घेऊन आज इथपर्यंत आम्ही आलेलो आहोत. आमचं जे पण यश आहे, जे पण आज आम्ही ज्या पोझिशनवरती आलेलो आहोत, त्या निव्वळ साहेबांचं, आमदार साहेबांच्या मदतीमुळे आणि बँकेच्या, कर्नाळा बँकेच्या मदतीमुळे आम्ही इथपर्यंत आज पोहोचलेलो आहोत. आणि या बँकेना आमदार साहेबांना आमच्यातर्फे, आमच्या व्यापाऱ्यांतर्फे आमच्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत का दिवसेंदिवस ही बँक प्रगती पथावरती जाण्यासाठी आमच्या व्यापाऱ्यांकडून शुभेच्छा आहेत. मग सध्या जे काँग्रेसवाल्यांकडून आमदार जे आहेत प्रशांत ठाकूर आणि रामपुरमधून जे कर्नाळा बँकेच्या विरोधात जे स्टेटमेंट केले झाले की घोटाळा झालेला आहे, लाखोचा घोटाळा आहे, तो असं जे सांगण्यात येते त्याबद्दल तुमचं मत काय? कर्जदार म्हणून आणि खातेदार म्हणून तुम्ही काय सांगा? नाही, आजपर्यंत जे 15 वर्ष आमच्या या बँकेचे संबंध आहेत तर आम्ही कुठलंच गैरकारभार किंवा गैरव्यवहार इथं बघितलेला नाहीये. इव्हन आमचे संबंध असून सुद्धा वेळोवेळी बँकेने आमच्याशी कडक धोरण वापरून आमच्याकडनं सर्व कागदपत्रे वेळोवेळी रिन्यू करून घेतलेले नाहीये. ही बँक काही संबंध बघत नाहीये. फक्त बँकेची यशस्वी वाटचाल व्यवस्थित डिसिप्लिन मॅनरमध्ये आणि कोणी जवळचा असो लांबचा असो, बँकेचं जे नियम आहे त्या नियमाप्रमाणेच आजपर्यंत सर्व चाललेलं आहे. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक.
आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। आज की पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री भ्रूण हत्या आम बात बन चुकी है, लेकिन जब बच्ची का जन्म होता है और उसे लावारिस अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तब आप क्या कहोगे? हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि यही हकीकत है। एक 7 दिन की मासूम बच्ची को उसकी पत्थर दिल माँ ने इस कदर लावारिस अवस्था में छोड़ दिया, मानो उसने माँ की कोख में जघन्य अपराध किया हो। एक मासूम कली को खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ दिया गया। कौन है वह बदनसीब बच्ची और कौन है वह पत्थर दिल माँ? देखते हैं खबर विस्तार से। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी।
तुझसे मैं ये कहता नहीं। केवल 7 दिन की यह दूध पीती मासूम बच्ची जो इस वक्त अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं, क्योंकि उससे छीन ली गई है माँ की ममता। फूल सी मासूम बच्ची की राह में बिखेर दिए गए हैं कांटे। इस मासूम बच्ची की नाड़ी काटने का अभी जख्म भरा ही नहीं था कि उसकी माँ ने उसे ऐसा जख्म दिया कि उसका घाव मिटना मुश्किल है। आंख खुलने से पहले ही उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हो गई है। पिता कौन, माता कौन, पिता कौन, मुझे क्या पता। देखा नहीं, सुना नहीं नाम किसी का। माता कौन, पिता कौन, मुझे क्या पता। देखा नहीं, सुना नहीं नाम किसी का। झूले में झुलाया नहीं किसी ने मुझे, सीने से लगाया नहीं किसी ने मुझे। माता कौन, पिता कौन, मुझे क्या पता। देखा नहीं, सुना नहीं नाम किसी का। माता कौन, पिता कौन। वैसे हर बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत होता है, मगर इस बदनसीब के भाग्य में माँ की ममता तो दूर, माँ का दूध भी नसीब नहीं है। आखिर कौन हो सकती है इस बदनसीब को अंगारों पर छोड़कर चली जाने वाली निर्दयी माता, या फिर कौन हो सकता है वो पत्थर दिल बाप जो इस खिलती कली को खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ गया। हम आपको बता दें कि वाशी सेक्टर 1 में यह बच्ची एक परिवार के दरवाजे पर लावारिस अवस्था में सोई हुई पाई गई। साथ ही उसके पास एक चिट्ठी छोड़ दी गई थी जिसमें लिखा था कि प्लीज इसे अच्छे घर में रखना, रोएगी तो दूध पिला देना। 9 महीनों तक कोई भी माँ अपने होने वाले बच्चे को अपनी कोख में अपनी जान से भी बढ़कर पालती है, मगर इस मासूम का क्या कसूर था कि उसे जन्म देने वाली माँ इसे इस हालात में छोड़कर नदारद हो गई और छोड़ गई इस बच्ची के जीवन में दूसरों की दया। इस मासूम को कुछ समय तक पुलिस ने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, मगर भला पुलिस भी इसे कब तक संभाल पाती। लिहाजा पुलिस ने इस बच्ची को अनाथालय के सुपुर्द कर दिया, जहां उसकी आगे की परवरिश की जाएगी। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि आज की पुरुष प्रधान संस्कृति में एक तरफ जहाँ स्त्री को माँ या देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वही समाज बेटी को नफरत भरी निगाहों से क्यों देखता है। समाज के ठेकेदार इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने भी एक स्त्री के ही कोख से जन्म लिया है। खैर, इस बेबस की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस माँ की जिसने पत्थर दिल होकर अपने ही जिगर के टुकड़े को अपने जिगर से ही अलग कर दिया। बहरहाल वाशी पुलिस सभी अस्पतालों की खाक छान रही है कि आखिर किसने इस मासूम को लावारिस बना दिया। वाशी स्थित सेक्टर 1 में एक मां ने अपने 7 दिवसीय बच्चे को सड़क पर लावारिस छोड़कर चली गई और साथ में उसने एक खत लिखा कि अगर मेरी बच्ची रोए तो उसे दूध पिलाए। अब ये समझ में नहीं आता है कि उस माँ की क्या मजबूरी थी, क्यों उस माँ ने अपने मासूम बच्चे को सड़क पर बिलखते हुए छोड़कर चली गई। मैं गोपाल साहब, कर्नाटक टीवी न्यूज के लिए। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू
तुमसे मैं ये कहता नहीं। स्थानीय किसानों को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिए बिना MMRDA अर्थात मुंबई महानगर विभाग विकास प्राधिकरण ने चिंचोली गांव में बृहस्पतिवार को भू परीक्षण करना शुरू किया, जिसका शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय किसानों ने जमकर विरोध किया। MMRDA अर्थात मुंबई महानगर विभाग विकास प्राधिकरण द्वारा वसई अलीबाग हाईवे का निर्माण किया जाने वाला है। यह प्रस्तावित हाईवे पनवेल तालुका अंतर्गत चिंचोली गांव से होकर गुजरता है, मगर इस प्रस्तावित हाईवे के बारे में नोटिफिकेशन प्रसिद्ध किए जाने से पहले ही स्थानीय किसानों से चर्चा किए बिना उपरोक्त हाईवे के लिए भू परीक्षण का काम MMRDA के अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया। बृहस्पतिवार को MMRDA की टेक्निकल टीम चिंचोली पहुंची और बिना किसी नोटिफिकेशन के भू परीक्षण करने लगी। हालांकि इस प्रस्तावित हाईवे की वजह से चिंचोली और आसपास के परिसर के किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा इस बात की भनक जब स्थानीय किसानों को लगी तो शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल और पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय किसानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर MMRDA द्वारा शुरू किए गए काम में खलल डालते हुए काम बंद करवाया और उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी दी कि जब तक स्थानीय किसान और जनप्रतिनिधियों से इस मामले में बात नहीं की जाती तब तक काम शुरू करने नहीं देंगे। इस अवसर पर उपस्थित शेकापक्ष के दुंद्रे विभाग अध्यक्ष सुभाष भोपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहीर की। शासनाने पूर्व सूचना न देता शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरती हा अतिक्रम चालू केलेला आहे, तर आम्ही सर्व शेतकरी या अतिक्रमाचा निषेध करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत आणि त्वरित आम्ही हा काम बंद करण्याचा निर्धार करूनच आम्ही इथे सर्व शेतकरी आलेलो आहोत। या कंपनीच्या विरोधात आणि ह्या कामाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बळकावण्याचा हा जो आणि शासनाने जो घाट घातलेला आहे तो आम्ही कधी बी यशस्वी होऊन देणार नाही, अशी आमची सर्वांची ही एकमुखाने प्रतिज्ञा आहे। बघा शासनाची कशी भूमिका फसवणुकीची आहे। ग्रामसेवक पासून तळाळ्यापर्यंत तहसीलदारपर्यंत तर मंडलाधिकाऱ्यापर्यंत आम्हाला कुठलीही पूर्वसूचना देत नाही। आम्ही विचारायला तहसीलदार साहेबांना स्वतः गेलो होतो। ग्रामपंचायतीचे सरपंच आजी माजी सर्व सरपंच घेऊन ग्रामस्थ ज्येष्ठ नागरिक सुद्धा आम्ही या रस्त्यासाठी विचारायला गेलो होतो। आम्हाला सांगितलं या रस्त्याचा कुठलाही पेपर तयार नाही, आम्ही कुठल्याही पेपरची ऑर्डर दिलेली नाही, अशी एवढी शुद्ध फसवणूक आमची केली आणि त्याने सांगितलं तुम्ही मीटिंग आयोजित करा, हा प्रोजेक्टच नाही आणि आता डायरेक्ट आमच्या जमिनीवरती हा अटॅक केलेला आहे। याच्यासाठी इथून पुढे खूप मोठं आंदोलन छेडलं जाईल। आजचा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न मूळ म्हणजे सरकारचा आहे आणि सरकारने जी धोरण जो आखलेला आहे, आज इथं ब्रिजचं काम चालू आहे, काल संध्याकाळी मशिनरी उतरल्या, आज सकाळी काम चालू करतात आणि इथल्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला किंवा पंचायतीच्या सरपंचांना नोटीस नाहीये, पंचायतीचा ठराव नाहीये, तहसीलदाराचं कुठलंही कागदपत्र नाहीये, शेतकऱ्यांना इनके नोटीस नाहीये। ह्या नोटिसा नसताना हा जो काम चालू केला त्याला आमचा पूर्ण विरोध आहे आणि हा शेवट परत हा पंचकृषीचा नाही, हा पनवेल तालुक्याचा विरोध राहील। कारण हा पनवेल तालुक्यामध्ये जसं पाली सुधागडमध्ये टावर लाईननी सरकारने संपूर्ण जमिनींची नासधूस केली, आज टावर लाईन वरून गेली, जमीन कोण घेत नाही। आज आमच्या हे रस्ते एखाद्याचा एकच शेत असेल त्याच्यामधून जर रस्ता गेला, आज इथं 3 ते 4 लाख रुपये रेट चालले आणि सरकारचा रेट 10 ना 12 हजार रुपये गुंठा काय। आणि त्यांची अशी भूमिका आहे का हे पैसे जे आहे ते डायरेक्ट तुमच्या खात्यावर ट्रान्सफर करणार, म्हणजे तुम्हाला आम्ही विचारणार नाही। म्हणजे जमीन सरकारच्या बापाची का हे आमच्या बापाची? जमीन जी आहे ही सरकारच्या बापाची नाहीये, आमच्या बापाची, आमच्या पूर्वजाची वडिलांची ठेवली आणि याच्यावर जो रस्ता नेता तो यांचा अधिकार काय? विश्वासात घ्या, मीटिंग घ्या, आम्हाला समजावून द्या तुमचा काय प्रोजेक्ट आहे, याच्यापासून आपलं काय फायदा आहेत हे समजावून द्या। हे समजावून दिल्यानंतर आम्ही पण त्याचा विचार करू, कारण आम्ही पण माणसं आहेत। आज जर इथे उन्नती होत असेल आमच्या इथल्या गावाची तर त्याला आम्ही समर्थ आहेत उन्नतीला, पण आमचं असं म्हणणं नाही की उन्नती ना व्हावा, उन्नती व्हायला पाहिजे, पण ती उन्नती होताना आमच्या जर घरावरनं जर नांगर फिरत असेल तर त्याला आमचा तीव्र आंदोलन आहे आणि हे काम आम्ही पूर्ण होऊन देणार नाहीये जोपर्यंत कायदेशीर आम्हाला समजत नाहीये तोपर्यंत। इस अवसर पर दुंद्रे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश पाटिल, महादू गायकर, महादेव पाटिल, जनार्दन सिनारे, सीताराम पाटिल, बालाराम गवली, विष्णु शेलके आदि सहित चिंचोली ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाल ब्रिगेड संगठन के खांदा कॉलोनी अध्यक्ष भीमराव पवार का मनाया गया 37वां जन्मदिन। विधायक विवेक पाटिल, जयम म्हात्रे, बालाराम पाटिल आदि ने दी जन्मदिन की बधाइयां। प्यार और ममता के बीच हुई अनोखी जंग, बेटी के प्यार के आगे बेबस हुई मां की ममता।
किसी भी पूर्व सूचना के एमएमआरडी ने शुरू किया भू परीक्षण, चिंचोली ग्रामवासियों ने जताया कड़ा विरोध। और महज 7 दिन की बच्ची को लावारिस छोड़कर नदारत हुई बेरहम मां, खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ दिया मासूम कली को। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।